नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, मतलब एक तरफ ईरान और एक तरफ अमेरिका और इजराइल, इस युद्ध का ताजा अपडेट थोड़ा हैरानी भरा है। मिडिल ईस्ट छोड़ करके अमेरिका भाग रहा है और बिल्कुल स्पष्ट सरकारी आदेश है कि जिंदा रहना है, जान बचानी है तो भागो। ये ट्रंप के मंत्रालय का आदेश है कि जिंदा रहना है तो भागो। देखिए, दो तरफ से वार हो रही है। एक तरफ अभी हम और बड़ा अटैक करेंगे और दूसरी तरफ भागो। कल कुछ फुटेज आई थी, हालांकि वो अपुष्ट थी इसलिए हमने नहीं दिखाया आपको, जिसमें यूएई से बड़ी संख्या में जो है अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ान भरे थे और तब ये खूब चर्चा हुई थी। अपुष्ट था इसलिए नहीं, हम अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। खूब चर्चा हुई थी कि यूएई को फंसा करके अमेरिका वहां से भाग लिया, वहां से निकल गया है। एक और फुटेज आया था जहां पर वहां के कुछ शेख अमीर वो भी एक सुरक्षित विमान में निकल रहे थे देश से। तो लेकिन वो सब अपुष्ट खबरें थी। अब तो सरकारी आदेश है कि जिंदा रहना है तो भागो। और इस बीच तुर्की ने इजराइल और अमेरिका दोनों को खुली धमकी दी है और साथ में खबर ये भी है कि ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने ट्रंप का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया है। और इसी बीच ये भी खबर है, जिस खबर को डिलीट करवाया गया है, ट्विटर ने, एक्स ने उस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया है जिसमें विजुअल के साथ उमाशंकर सिंह ने डाला था कि जो ड्रोन मिला है उस ड्रोन में जो उसके भीतर की इंजीनियरिंग है वो रूस का, उसमें चिप और प्लेट कुछ लगे हैं, वो रूस के हैं। वो पूरा ड्रोन खोल करके वो पूरा फुटेज था, वो दिखाया था, जिसको एक्स ने डिलीट कर दिया है। तो रूस और चीन, ये खबरें हैं कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं अंदर खाने से। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ इस समय आने से स्टारमर ने इनकार कर दिया है, साफ कहा है कि हमारे बेस रक्षा के लिए हैं, आक्रमण के लिए नहीं है। और तुर्की, वो तुर्की जहां पर बहुत सारा हथियार जमा किया हुआ है अमेरिका ने, बहुत बड़े पैमाने पर। कहा तो ये भी जाता है कि तुर्की में भी कुछ जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के तुर्की में रखे हुए हैं। वो तुर्की अब खुलेआम धमकी दे रहा है। मैं आपको खबरें दिखाऊं उससे पहले भाव गुजरा जोड़ लीजिए, ले आइए इसको। स्वागत है भाऊ। लाइए जरा एक एक करके आप दिखाइए जिन खबरों को जानना जरूरी है ये अमेरिका को समझने के लिए। ये देखिए, हेडलाइन ही है, जिंदा रहना है तो तुरंत निकल जाओ, जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों के लिए चेतावनी। ये चेतावनी नहीं है, ये वो डर है और अमेरिका का ये कबूलनामा है। अगर इस रूप में लिखा जाए और समझा जाए और चर्चा की जाए, ये कबूलनामा है कि अब अमेरिका की औकात नहीं है कि ईरान से वो, जैसे डंके की चोट पे अमेरिका हमेशा कहता है कि हम अपने नागरिकों का जो है बाल बांका नहीं होने देंगे, और अब कह रहा है भागो, जिंदा रहना है। दोनों का फर्क समझिए। वो सुपर पावर कहता है हमारे नागरिकों को खरोच नहीं आ सकती है, हम मिटा देंगे, और अब कह रहा है भागो, जिंदा रहना है तो हम तुमको नहीं बचा पाएंगे, भाग जाओ, भाग जाओ। यही हुआ। अंदर चलिए खबर में, आपको खबर और डिटेल में थोड़ा दिखाते हैं क्या है और किसने ये खबर लाई है। ये देखिए, सीएनएन ने भी इस बात को, सीएनएन ने भी कहा है। हिंदी वाले पार्ट पे आते हैं, जरा हिंदी में इस खबर के भीतर की चीजें लाइए सामने, वो दिखाइए। देखिए, अमेरिका और इजराइल की ईरान पर स्ट्राइक्स के बाद अब हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मिडिल ईस्ट के 14 देशों से अपने नागरिकों को तुरंत निकल जाओ का अलर्ट जारी किया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर कॉन्सुलर अफेयर्स मोरा नामदार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सीरियस सेफ्टी रिस्क 14 देश ये हैं, इन 14 देशों से निकलने के लिए कहा है। और जो है सीरियस सेफ्टी रिस्क की वजह से अमेरिकी नागरिक कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी भी उपलब्ध तरीके से वहां से तुरंत वहां से डिपोर्ट कर लें, मतलब कैसे भी निकलो। ये अलर्ट ऐसे समय में आया है जब ईरान ने गल्फ देशों में अमेरिकी दूतावासों और बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। जब ईरान ने, आगे चलिए, देश 14 कौन कौन से इस देश में
बहुत सारे भारतीय भी हैं, अमेरिकी से ज्यादा भारतीय हैं भैया इसमें। 90 लाख, मतलब अब सीधा सीधा आप मानो 1 करोड़ भारतीय हैं। अमेरिका कह रहा है भागो, और यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं चुनाव जिताओ। पुडुचेरी में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वाह अरे नेता वाह, हमने भी चुना है सहस्त्राब्दियों में एक। 14 देशों से अमेरिकी नागरिकों को तुरंत निकलने कहा गया है, जिनमें बहरीन, मिस्र, इराक, ईरान, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इसमें सारे के सारे वो देश आ गए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ क्या कोई देश इसमें नहीं है, जॉर्डन भी है। हाँ, जॉर्डन भी है। इसमें पूरा मिडिल ईस्ट है कंप्लीट। हमारे 1 करोड़ लोग वहां हैं। एक जहाज पर अटैक में 3 की मौत की खबर भी आ रही है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, वो भी खबर जरा लगा दीजिएगा, जो इसके बाद जो जहाज पर अटैक हुआ है, हमारी सरकार कितनी कंसर्न है अपने नागरिकों को लेकर के, ये जानना ज्यादा जरूरी है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये रिस्क बहुत गंभीर है और कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन से निकले आप। कई एयरपोर्ट बंद हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, लेकिन जो उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करिए। मतलब फ्लाइट कैंसिल हो ही रही है, एयरबेस बंद होने की वजह से तमाम क्षेत्र, तमाम एयरबेस बंद हो जो है एयर जो रूट है वो बंद है। अब उसमें है कि जो भी मौजूद है आपको दाएं बाएं एक आध उसी में लद फंद के आ जाओ। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब जारी हुआ है, हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हो गया। वो अगर खबर रेडी है तो वो दिखा दीजिए जरा कि भारत जहाज पर जो अटैक हुआ है उसमें 3 भारतीयों की भी मौत हो, मतलब 3 की मौत है, 1 भारतीय की तो कल पुष्टि हो गई थी। अब बाकी उसमें किसकी किसकी मौत हुई है, 3 मौत की खबर है। चलिए नहीं तैयार है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। मैं बता दूं 3 मौत ओमान में जो है ओमान की खाड़ी में अटैक हुआ था। 1 की मौत कल शाम में हमने चलाई थी। ये 3 की मौत की खबर आ रही है। अब 3 जो है 3 की मौत, 3 भारतीयों की मौत। देखिए स्पष्ट है कि 3 भारतीय, ऊपर ही लिखा है। ओमान में 2 शिप में आग लगने से कम 3 भारतीयों की, कम से कम 3 भारतीयों की मौत हो गई है, कम से कम 3 भारतीयों की। अब बताइए आप, युद्ध उनमें हो रहा है, अमेरिका के 6 मरे हैं अब तक जो पुष्टि हो रही है, और भारत के कम से कम 3 मर चुके हैं। और यहाँ पर कहो नरेंद्र, मजा आ रहा, पुडुचेरी में बता रहे थे कि कांग्रेस ने पुडुचेरी को एटीएम बना दिया था। एक आदमी ऐसा इस धरती पर है जो चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आता है। मतलब अगर भारत किसी विकट परिस्थिति में हो जाए, बहुत विकट ना हो ईश्वर करे, और इस दौर में तो कभी भी ना हो, इस लीडरशिप में, नहीं तो तब हम सोचते हैं कि क्या होगा। ये आदमी तब भी छत पे खड़ा होकर कहेगा कि कांग्रेस के नीतियां खराब थी, आप हमको वोट दीजिए। ये गजब का अद्भुत स्थिति बना दिया देश का। चलिए आगे चलिए, बहुत सारे भी इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, लाइए। ये देखिए, ईरान की ड्रोन पावर से अमेरिका भी सक पकाया। मार्को रूबियो ने कहा हम महीने में सिर्फ 6-7, जो अभी भाऊ पिछली चर्चा में मिड डे मुद्दा में कर रहे थे, अब यहां पर खुलेगी खबर। मार्को रूबियो ने कहा है हम महीने में सिर्फ 6-7 इंटरसेप्टर बना सकते हैं, और वो हजारों बना रहा है, हजारों ड्रोन बना रहा है। सिर्फ 6-7 इंटरसेप्टर बना सकते हैं, ये अमेरिका के विदेश मंत्री का कबूलनामा है। ये युद्ध अगर ईरान ने खींच लिया किसी तरह से, तो आप सोचिए बहुत भयावह स्थिति होगी, और न्यूक्लियर की तरफ ये जा सकता है, न्यूक्लियर वार की तरफ, क्योंकि फिर अमेरिका के अस्तित्व को बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाली, क्योंकि अमेरिका ये करता रहा है, उसका इतिहास है जापान का। आगे चलिए, आगे मार्को रूबियो को सुन ही लीजिए। Meaning, there would come a point where they have so many conventional missiles, so many drones, and it can inflict so much damage that no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do, is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. They've been doing this for a very long time, and by the way, they've been doing it under sanction. You see the attacks they're conducting right now? They're attacking airports, they're attacking hotels, they're hitting not just military bases, they're attacking our embassies directly, they're attacking facilities that have nothing to do with war or with military, and that's a weakened Iran. That's in Iran despite years of sanction. Imagine a year from now, or a year and a half from now, the capabilities they would have to inflict damage on us. It's an unacceptable risk,
especially in the hands of a regime that's run by radical clerics. The Ayatollah was a radical cleric. That entire regime is led by radical clerics who don't make geopolitical decisions. They make decisions on the basis of theology, their view of theology, which is an apocalyptic one. That has to be taken very seriously as well. So that was the purpose for what this operation is all about. That's what it's for. ये 4 दिन बाद, 3 दिन युद्ध के बाद, ये अमेरिका ने रुदाली को कैमरे पर पेश किया है। विदेश मंत्री ने रुदाली, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इतना ईरान को गाली दे रहा था, वो पिछले 300 साल में ईरान ने कब आक्रमण किया, ये बताएं। हाँ, ईरान ने कब आक्रमण किया? उसमें असली आक्रमण तो तुम कर रहे हो। वेनेजुएला पे आक्रमण तुमने किया, कई देशों पे आक्रमण तुमने किया। तुम मैक्सिको के सामने जाके वहां अपने वॉर हेड्स खड़े कर रहे हो, वहां धमकी दे रहे हो, कनाडा को धमकी दे रहे हो, भारत को धमकी दे रहे हो। डर है, और डर में बोल गए हम तो इंटरसेप्टर बनाएंगे 5, 6, 7, वो बना रहे सैकड़ों की तादाद में ड्रोन। क्या करेंगे इसका? कैसे लड़ेंगे? दूसरी बात, आपकी जवाबदेही है, वो पूरा देश अमेरिका से छोटा है ईरान, लेकिन पूरा देश मर मिटने को तैयार है, पूरा देश मर मिटने को तैयार है। और एक बात बता दूं मैं, अमेरिका का यदि पूरा इतिहास देखा जाए तो कई जगह अमेरिका ने बुरी तरह से मात भी खाई है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म देखिए आप, अपने बंदूक वो एम्बेसी के लोगों को छुड़वाने गए थे, कैसे फंस गए थे। उसके बाद आप वियतनाम देखिए कैसे वापस आ गए थे। और मैं तो इस युद्ध में भी यही देख रहा हूं कि मारी खा रहे हो आप सब दूर से, आपका कोई सिक्योरिटी सिस्टम बचा नहीं पा रहा है, जबकि 2-2, 3-3 कंट्री मिलके आप तबाह कर रहे हो उनको। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ज्यादा कुछ हो गया तो हमारा सैन्य भेजेंगे, सैन्य के लिए और ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएगी, क्योंकि वो ईरान है। यू टर्न ले लिया भाऊ। अभी की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, कहा था ना कि हम अपने सैनिक उतार देंगे, और फिर ट्रंप ने ही यू टर्न लिया, कहा नहीं हम सैनिक नहीं उतारेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ वो ज्यादा जटिल होगा। सैन्य की कैजुअलिटी इतनी होगी जैसे अफगानिस्तान में हो गई थी। अफगानिस्तान में युद्ध का सामान छोड़ के निकले हैं ये। अभी तालिबानियों के पास जो कुछ भी साहित्य है युद्ध लड़ने का, वो सब अमेरिका छोड़ के गया वही है। तो बहुत मुश्किल है। अभी रुकिए और सुनवा देते हैं, जरा नेतन्याहू को लाइए, नेतन्याहू को सुनिएगा। I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. ये बोले हैं, जो मैं बता दूं, नेतन्याहू ने भी ये मान लिया है कि अब बहुत आसान नहीं है ईरान से युद्ध जो है, यह बहुत अब आसान नहीं है, और यह उम्मीद से कहीं लंबा चल सकता है। ये उम्मीद से कहीं लंबा चल सकता है, इस क्लिप में बोला है नेतन्याहू ने। तो आपने रूबियो को सुन लिया, नेतन्याहू को सुन लिया, अब बचा क्या? अब बौखलाहट आपको दिखाता हूं कि किस कदर बौखलाहट है कि अब वाकई ये अपने ही में एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन। ईरान ने कहते हैं कि जब एकाएक आदमी ऐसा बम्बार्डमेंट अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो बौखला जाता है। जरा कुछ आपको दिखाते हैं, अगला लाइए, अगली खबर। ये देखिएगा, इसके बाद चलते हैं उस वाले हिस्से पर। एर्दोगन की अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी, ईरान पर हमले नहीं रुके तो दुनिया में बड़ा संकट आएगा। ये एर्दोगन जो कि जो है एक तरह से कहा जाए तो अमेरिका से इनके संबंधों में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एर्दोगन जब इस्लामिक उसकी बात आई है तो ये अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। अगली हेडलाइन लाइए। ईरान पर हमले नहीं रोके तो ... इफ्तार पार्टी से एर्दोगन ने इजराइल यूएस को दी वार्निंग। एर्दोगन ने कहा है साफ शब्दों में कि वो ईरान पर अपने हमले तुरंत रोक दें,
अंकारा में एक इफ्तार पार्टी थी, उसमें इन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर युद्ध नहीं थमा तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर होगा। ईरान पर जो हमले किए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। किसी भी संप्रभु देश की सीमाओं का इस तरह अपमान करना कूटनीतिक रूप से गलत है। तुर्की शांति के पक्ष में है और क्षेत्र में खून खराबे का दौर अब रोकने के लिए फाइनली अमेरिका और इजराइल से बोल रहा है और इसमें कूटनीतिक कोशिशें भी आगे उसने बढ़ा दी हैं। आगे चलिए अमेरिका और इजराइल के हालात समझिए बस। ये देखिए, हमारे बेस बचाव के लिए है। हम यूएस इजराइल हमले में शामिल नहीं होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब स्टारमर की तरफ से ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने, क्योंकि इस पर बहुत सारा चल रहा था, ट्रंप इस पर भड़के भी हुए थे कि स्टारमर समझ नहीं रहे स्थिति को। समझ नहीं, सोमवार उसने को तो एयरबेस की भी परमिशन कैंसिल कर दी थी स्टार्टिंग हाँ, में। हाँ, स्टार्टिंग में मना कर दिया था। बेसिकली डिएगो गार्सिया जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, वो मना कर दिया। ये साइप्रस वाला भी ये ब्रिटिश बेस है, जिस बेस पर कहा जा रहा है। सोमवार को क्या कहा है, सीधा कहा स्टारमर ने कि ब्रिटेन यूएस इजरायली हमले में शामिल नहीं होगा। यूके सरकार अशांत इलाकों से ब्रिटिश नागरिकों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, नहीं शामिल होगा। ये सामने अब आ गई इंफॉर्मेशन। भाऊ, एक तरफ रूस और चीन, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये भी जितना अपेक्षित था उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं, खुलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो मैंने अभी बताया, जो ड्रोन का एक पोस्टमार्टम हुआ नहीं देखिए, उसमें सबूत डाले थे रशिया वाशिंगटन ने, डिलीट कर रशिया और चाइना ये हाँ, दोनों, देखिए सबसे पहले ईरान का ओरिजिनल, जब सालों पहले की बात कर रहा हूं मैं, खेमेनाई के आने के पहले से ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और ईरान का टेक्नोलॉजी ये अमेरिका और इजराइल दे रहे थे। वहां खेमेनाई की सत्ता आ गई और उसके बाद ये हो गए दुश्मन ईरान के। तो रशिया और चाइना ये दोस्त हो गए। इन्होंने दबा के टेक्नोलॉजी दी, टर्की ने टेक्नोलॉजी दी है। टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी उन्नत मानी जाती है, सबसे ज्यादा वो टेक्नोलॉजी मिली है। तो ईरान को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान को मदद की है। खान साहब जो उनके साइंटिस्ट थे, अब्दुल उस पर कादिर। आरोप भी था। हाँ, तो कुल मिलाकर ईरान के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये मुझे लगता है कई बार ओवर रेटेड है टेक्नोलॉजी के दुनिया में, क्योंकि ईरान ने तो इनको नंगा कर दिया, ये बात तो है। वो कोई जो आयरन डोम हम सुनते थे वो सब ध्वस्त हो गया, कोई आयरन डोम नहीं। अमेरिका की जो इंटरसेप्टर्स थे कोई काम नहीं कर पाए, ना सऊदी को बचा पाए, ना कोई 11 या 14 देशों को बचा पाए। अब इन मिडल ईस्ट के देशों को रीथिंक करना होगा, इन्हें आत्मनिर्भर भी बनना होगा और बाकायदा अब बेगाना शादी में अब्दुल्ला बनना बंद कर देना चाहिए। हर जगह आपने बेस देकर अमेरिका के सामने सरेंडर कर आपने पूरे इस क्षेत्र में अशांति फैलाई। यदि अमेरिका को इस जगह बेसिस नहीं होते तो अमेरिका ये हमला करने की भी सोचता नहीं। लेकिन आप देखिए एडवाइजरी जो दी है, वो जो एडवाइजरी दी है तुरंत निकल जाओ। अमेरिका का कहना कि भाई वो फटाफट बनाते हैं, हम उतने बना भी नहीं पाते, युद्ध कितना दिन। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो वॉर एक्सपर्ट्स है, जो यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, उनके लेखों में कहा गया है कि अमेरिका ज्यादा बारूद का स्टॉक नहीं है सस्टेन करने के लिए। जिस हिसाब से ईरान पे बम्बार्डिंग की उन्होंने, खाली हो जाएगा अमेरिका। ये एक द्योतक है। दूसरा, अमेरिका कौन सी जगह पे अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाया। इजराइल अपनी कहीं भी, किसी भी इजराइल के किसी कोने में जब नेतन्याहू का ऑफिस ही बम्बार्ड हो जाता है तो आप समझ जाइए फिर क्या बचता है। लेकिन मैं फिर सैल्यूट करता हूं ईरानियन सोल्जर्स को और रणनीतिकारों को। उन्होंने अभी भी
आम सिविलियन को अवॉइड किया है, आम सिविलियन से दूर रहे हैं। ना अस्पतालों में ड्रोन गिर रहे हैं, ना रहियासी इलाकों में ड्रोन गिर रहे हैं, ना स्कूलों पे ड्रोन गिर रहे हैं। इसके उलट ईरान पे जो बम्बार्डिंग हुई उसमें मर्सिलेसली काम किया गया, मर्सिलेसली काम किया गया। बच्चे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये एक युद्ध का नया विद्रूप चेहरा है। और ये अमेरिका ने जो शुरू किया है, ये ईरान इसका बदला लेगा। आशीष, आप इस युद्ध के बच जाइए। ये युद्ध आने वाले 100 साल तक अमेरिका की नींद हराम करता रहेगा। अमेरिका के अंदर आतंकी हमले होंगे, वो बदला लेने का प्रयास करेंगे। वो कौम बदला लेने के लिए जीवित है। नहीं तो आप मुझे बताइए, जनरली होता क्या है? सेनापति गिर गए, भाग गए। पानीपत के युद्ध में क्या हुआ? मराठे तो स्कोर कर रहे थे। मराठे तो 4:30 बजे तक यह हालत थी सुबह से कि 4-4:30 बजे तक तो अब्दाली अपना वाइंड अप करने की सोच रहा था। लेकिन पेशवा के बेटे को शहीद हो गया, पेशवा का बेटा युद्ध में मारा गया। ये सुन के सेनापति सदाशिव भाई वो हाथी से नीचे उतरे। वो हाथी से नीचे उतरे, लोगों को लगा सेनापति भी गए। सेनापति गए तो मराठी फौज भागने लगी, मराठा फौज, और हारा हुआ अब्दाली जीत गया। यहां पे बताइए, सुप्रीम कमांडर मारा जाता है, पूरी टीम मारी जाती है, दूसरी टीम उगाती है। रिवॉल्यूशनरी जो आईआरजीसी जो है, जो सबसे फियर्स फाइटर्स है, वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, नया सुप्रीम कमांडर आने तक पुराने सुप्रीम कमांडर के आदेशों का पालन होगा, भले ही वो जीवित नहीं है। ये आपको मैं और मतलब कुछ दिखाता हूं। मरने के बाद भी अयतुल्ला खेमेनाई इनको भारी पड़ रहा है। हाँ, और देखिए असली बौखलाहट, अभी तो बौखलाहट सब, मतलब वो प्रमाण हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ अमेरिका और इजराइल की बौखलाहट दिख रही है कि हम क्या करेंगे, हम 6-7 बनाएंगे, वो 1000 बनाएंगे। आगे देखिए जरा, लाइए अब अगला, आगे बढ़िए। ये देखिए इराक का विजुअल है ये, और इराक में जो एक इराक, जबकि इराक पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव में है, इराक में एयर डिफेंस उसका है, सब कुछ है, लेकिन इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप एक है, उसने बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिका संचालित विक्टोरिया बेस को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया है रेजिस्टेंस ग्रुप ने। हमले के दावे और वीडियो पर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ग्रुप ने विक्टोरिया बेस को निशाना बनाए जाने का वीडियो जारी किया है। अब तक इराक में कोई रेजिस्टेंस ग्रुप कहीं पर कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा था। पूरा अमेरिका के इशारे पर तो सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ही अमेरिका ने मुट्ठी में कैद रखा था। इजराइल में भी रेजिस्टेंस ग्रुप अब सर उठाने लगे हैं। ईरान अकेला अभी मुसीबत बना हुआ है। अगर खाड़ी देशों में, अलग अलग देशों में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो रेजिस्टेंस था, अगर वो और देशों में भी कहीं जन्म आशीष तो जी, मुसीबत होती। तो मिडल ईस्ट के हर देश में जो वर्तमान में सत्ता है उनके लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा। हाँ, सबके लिए जो सत्ताधारी है। सबके लिए, सत्ताधारी हाँ, सबके लिए। अगला और लाइए। एक बात जो आप कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एक वीडियो डिलीट किया गया जो उसका, तो देखिए ये सारी कंपनीज, जितनी भी टेक कंपनीज है, ये सारी की सारी कंपनीज अमेरिकन कंपनीज है। अमेरिका के हाथ में है सोशल मीडिया सारा। मुझे याद है जब राहुल गांधी के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, जब हम बात कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने पत्रकारों को कहा कि अरे आपको लगता है कि आप यूट्यूब पे बड़े 30 बार खा हो, जिस दिन अमेरिका चाहे आपको जीरो कर देगा वो, क्योंकि वो सारी कंपनियां अमेरिकन कंपनियां हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक अभी मुझे खबर आई है, एक हमारे मित्र है अलीफ खान पठान है, लखनऊ के, अच्छे एक्टिविस्ट है, और ये जो खमीनी के मरने के बाद जो प्रदर्शन हुए उसमें भी वो रहे, उन्होंने वहां श्रद्धांजलि भी दी, और ट्विटर पे वो वीडियो लोड किए, तो ट्विटर ने उनका करीब करीब सबसे पुराना अकाउंट जो था सालों का, वो सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया।
ये सोशल मीडिया जो हम कहते हैं, ये अमेरिका, जब उनने मुझे फोन किया कि ऐसा हुआ, मैंने तो होना ही था। ये अमेरिकन कंपनीज है, ये अमेरिकन सरकार के लिए काम करेगी, और आपने जो पोस्ट किया है वो अमेरिकन सरकार के खिलाफ है, तो ये आपको बंद कर देगी, उसमें कोई चारा नहीं है। यहाँ से तो यहाँ भी जो सहयोग पोर्टल है वो भी हाँ। ट्रैक करके रोज, तो रिपोर्ट है कि रोज 50-60 हजार को ट्रैक करता है, तो सहयोग पोर्टल ट्रैक भी करता देखता है कि कौन सा इनके इकोसिस्टम के लिए नहीं उचित है। सहयोग पोर्टल कौन है? सहयोग पोर्टल कौन है? सहयोग पोर्टल अमेरिका के दलालों का दलाल है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? हाँ, वो केवल जब हमारे आका ही अमेरिका से डिक्टेट हो रहे हैं, तो सहयोग पोर्टल की क्या औकात होगी जो अमेरिका के खिलाफ कोई चीज सहन कर लेगा? हम सवाल अमेरिका के खिलाफत का और ईरान के फेवर का नहीं है, हम भारतवासी हैं, हम हमारे दोस्त को पहले देखेंगे। हमारा साथ किसने दिया इतिहास में? कभी हमारा साथ दिया अमेरिका ने, कभी इजराइल ने दिया है कश्मीर के मसले पर? कौन माइकल अल्फ कश्मीर के मसले पर हमारे साथ खड़ा था ईरान के सिवा? तो ईरान के लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को सबसे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, उसकी पालकियां उठाएंगे हम, उनकी जी हुजूरी करेंगे। आतंकवाद से लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा पाकिस्तान योद्धा बता रहा है उनको अमेरिका, और हम अमेरिका की पालकी उठाएंगे। शर्म आनी चाहिए जो अमेरिका अमेरिका करते हैं लोग। अभी वो विधवाओं की चीख नहीं, गूंज कान से नहीं गई होगी तुम्हारे, जो पहलगाम में हो गया। भारत पे लगातार आतंकी गतिविधियां चलाता है पाकिस्तान, सैकड़ों प्रूफ दिए हैं विश्व के सामने, लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला दोस्त कहता है, और उस अमेरिका के सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं। शेम ऑन अस। सबसे मजबूत दोस्त। जॉर्डन के दिखाइए, जॉर्डन के में दिखाइए, ये खबर भी बहुत जरूरी है कि कितनी इंटरनल बौखलाहट हो गई है। ये जॉर्डन ध्यान से देखिए, फिर ये दरअसल चला दीजिए एक बार और ऑडियो बंद करके। ये मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए जो वही एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिवेट था, तो उसमें जॉर्डन में एयर डिफेंस ने अपने ही बेस को हिट कर दिया। अपने ही बेस को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और जॉर्डन में अपने ही बेस को हिट कर दिया। ये है ईरान का प्रेशर, बौखलाहट। सही कह रहे हो। तो आगे कुछ हो और वो भी दिखा दीजिए, अभी भी और कुछ बचा है तो। आया है, ये जारी किया है ईरान ने। उधर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और इधर नए और टेंशन दे रहा है। ये भाव देखिए, ये नया बिल्कुल लेटेस्ट है। ये 11:28 पर ये फुटेज आई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने मिसाइल लॉन्च का नया फुटेज जारी किया। वो फुटेज भी जारी कर रहे हैं ऑफिशियली। अमेरिका क्या जारी कर रहा है? जान बचानी है, आदेश जारी कर रहा है, जान बचानी है तो मिडिल ईस्ट छोड़ के भागो। अमेरिका क्या जारी कर रहा है? नए मिसाइल लॉन्च के वीडियो जारी कर रहा है। अब वो रूस वाले जो खबर थी उमाशंकर वाली, वो जो डिलीट हुई है, वो वीडियो तो डिलीट हो गया है, लेकिन जो होता है ना कि डिलीट करने के बाद भी जो दिखता है, उसका लिफाफा दिखता है, वो लिफाफा देखिए दिख रहा है। क्या इसमें खबर है, मैं बता भी देता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ड्रोन में रूसी जैमिंग रेजिस्टेंस रिसीवर मिला है। साइप्रस में ब्रिटिश अक्रोटरी एयरबेस को निशाना बनाने वाले ईरानी शाहेद 136 ड्रोन के मलबे में कोमेटा एम टाइप का एक रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर सिस्टम मिला है। ये कोमेटा एम रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर है। ये साइप्रस पर, जो साइप्रस के एयरबेस पर कल अटैक किया था, ड्रोन अटैक किया था, जिसके बाद खबर आई थी कि साइप्रस का एयरबेस अब खाली करवाया जा रहा है। वहां पर ये ड्रोन मिला और उस ड्रोन में रूसी जैमिंग रेसिस्टेंट रिसीवर मिला है। यानी रूस तकनीकी में और लॉजिस्टिक में
वो दोनों में सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी में और लॉजिस्टिक में दोनों में सपोर्ट कर रहा है ईरान को, भले ही खुल करके युद्ध में नहीं आया है। नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो पहले से ही कह रहा था आपको कि जिस दिन अयतुल्लाह खोमेनी की रिजीम आ गई, मतलब जब वहां पे तख्ता पलट हो गया और जो राजा था वो भाग गया अमेरिका, उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने हाथ खींच लिए, तो उसकी जगह चाइना और रशिया ने ली, टर्की ने ली। टेक्निकली वो बहुत साउंड है। आज अमेरिका सबसे अच्छा दोस्त कहता है, लेकिन वहां पे न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग जो था उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल अमेरिका का था या पाकिस्तान का था, ईरान को मदद करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो अमेरिकी रशिया भूमिका। की, हाँ अच्छा, दूसरी बात है, आगे पीछे ट्रम्प का सेकंड टाइम आने के बाद ट्रम्प के पागलपन को सब जानते थे। ईरान भी जानता था कि आगे पीछे हमला करेगा, और जैसे जैसे चीजें नजदीक आ गई, खासकर ईरान, और जब हमास और ईरान का इजराइल का मसला हुआ, उसमें ईरान को इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद जब देखा कि कई चीजें हो रही है, तो उन्होंने अपना नया खेल चालू कर दिया। तब तक उन्होंने, ये कंफर्म हो गया था कि ये एक ना एक दिन अपने साथ युद्ध करेगा, तो उसके लिए उन्होंने जमावट पहले से शुरू कर दी थी, और उसी जमावट के तहत वो सारे ड्रोन निर्मित से लेके, लोग कहते कि अभी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद तक ये पता ही नहीं कर पाई कि ईरान के पास माल कितना पड़ा है। हाँ, माल नहीं पता है, सही बात है। और वो तो ऐसे अंदर से ऐसा उग रहा है, दन 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 दन। और ईरान जाना जाता है लंबे लड़ाई के लिए। ईरान और इराक की भी लड़ाई हुई तो वो 8 साल खींची थी। हाँ, तो वो तैयारी लंबे युद्ध की करते हैं। आप इमेजिन करिए आशीष, इन सब देशों को एक ही टारगेट है, ईरान बम गिराने को। ईरान के पास कितने टारगेट है? इसके बावजूद ईरान इनको चने चबवा रहा है। नहीं तो इससे ताकत समझिए उसके टेक्नोलॉजी की, उसके वो बार बार उन्होंने कोई ऐसे परीक्षण करके पूरे विश्व को नहीं बताया कि इतना रेंज का मेरे पास है और इतना रेंज का मेरे पास है। वो तो युद्ध में ही लाते हैं सामने, तभी पता पड़ता है कि अरे बाप रे, ये भी है कि इनके पास। अमेरिका से किसी को भी, हम तो इसलिए जब अमेरिका की चर्चा कर रहे हैं तो आखिर में कहेंगे भारत को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, सबसे ज्यादा, क्योंकि यह भी चर्चा है कि चीन को काउंटर करने में भारत के कंधे का इस्तेमाल करके, भारत का तो क्या होगा ऊपर वाला जाने, लेकिन भारत के कंधे के इस्तेमाल, जो फादरलैंड और ग्रैंड फादरलैंड हाँ, बस बता बस रहे, बस। वो भारत का इस्तेमाल, और उसको समझना है तो ईरान से ही समझ ले। ईरान और इराक का जिस युद्ध के भाव ने चर्चा की, उसके पीछे भी अमेरिका था, और अमेरिका ने ही हाँ, करवाया था, और बाद में फिर सद्दाम का साथ छोड़ा, बाद में सद्दाम का साथ छोड़ा। जहां भी मैंने लादेन का पैदा किया हुआ, अमेरिका का पैदा किया मैंने हुआ। आपको कहा सद्दाम के आशीष, पीछे कौन है? अमेरिका है। यूहन, जिसके पीछे हाथ लगा देता है, मैं उसको उसकी मैं गर्दन कलम कर देता है ये। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम्म, वहां पर भी यदि ईरान का आप थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, हम्म, तो ईरान में राजा था और ईरान में डेमोक्रेटिक सिस्टम थी। राजा एक फॉर्मल नाम था, राजा के अधिकार नहीं थे, हम्म, और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही चला रही थी। हम्म, लेकिन ईरान का सारा तेल यूकी की कंपनी निकालती थी। पूरा का पूरा अमेरिका पूरा की मुट्ठी तेल में। का काम, नहीं नहीं, यूके के पास था पहले, यूनाइटेड किंगडम के यूके पास। पूरा अमेरिका बेसिकली, हाँ, तब तो अमेरिका और यूके, मतलब एक इनका थे। जो वो दौर है हाँ, 70s के पहले, मतलब 70s के 70s में, पहले का। तब हाँ, तक तो तब तक तो तो सब एक तब साथ थे भी। उन्होंने क्या किया, तब ईरान में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बना हम्म, जिसने कहा कि ये तेल हमारा अधिकार, उनका कैसा हो सकता है। हम्म, उन्होंने उस तेल कंपनी को नेशनलाइज किया हम्म, और ईरान को डिस्टेबल करने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने वहां पे राजा को अधिकार दिलवाए ज्यादा, अनरेस्ट करके, फिर राजा तय करने लगा, फिर हम्म, इलेक्टेड गवर्नमेंट पपेट होने लगी, फिर राजा का बहुत प्रकोप बढ़ा, तो फिर वहां उठाव हुआ, और फिर रेडिकल मतलब कट्टरपंथी लोग हावी हो गए, और उस कट्टरपंथी हावी होने पे
खेमेनाई का उदय हुआ। ये इतिहास है ईरान का। थोड़ा थोड़ा ये जो एंकर और एंकरनिया जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे ना, थोड़ा पढ़े रहे बाबा, किताबें हैं ये इतिहास है। ये कोई रात को उठ के सुबह मुझे चित्रांश जी सुबह फोन नहीं करते कि आज ये बोल दिया जाएगा क्या, चलने दो, ऐसे ही चलते हैं। रिसर्च होता है, किताबें होती है, बड़े बड़े हिस्टोरियन से पूछा जाता है, जो रिटायर्ड हो गए हिस्ट्री के बड़े बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनसे बात करते हैं हम लोग, तब जाके बात करते हैं। तो जब मैं ईरान के पीछे गया तो ये सारा खेल तो ऑयल से शुरू हुआ है और ये सारी जगह समाप्त तो ऑयल पे होना चाहता है। अमेरिका जहां है, आप ये जो बता रहे, आप दोनों को कंपेयर करिएगा। वेनेजुएला में जैसे ही कंपनी नेशनलाइज हुई, उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ देखिए हर जगह का वही है। जैसा अमेरिकन कंपनी को आप दूर करोगे वो आप पे हावी होगी। ये भारत का सौभाग्य है कि अपने यहाँ तेल नहीं है। हमारे यहाँ भी तेल होता तो आज हमारे यहाँ भी अमेरिका यही करता जो ईरान के साथ कर रहा है। हमारे यहाँ बिना तेल का ही हमको तेल लगा रहा है और हम खुद होके उछल उछल के तेल लगवा रहे हैं। हमारा यूएसपी है कि हमारा उपभोक्ता 140 करोड़ का देश, ये हमारा यूएसपी है। तो उनकी इस पे नजर है कि तुम्हारे यहाँ इतने मुंह है खाने वाले, खिलाऊंगा मैं, मेरा किसान भेजेगा वही खरीदोगे तुम। तुम्हारी गाड़ियां बहुत ज्यादा है, तेल बहुत खाते हो तुम, मतलब क्रूड ऑयल का बहुत खपत है तुम्हारे यहाँ, अब वो भी मैं भेजूंगा, खबरदार कहीं और से लिया तो। चलिए इजाजत दीजिए, अपडेट लेकर के हम फिर आते हैं, फिर जल्दी आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।